पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। और लास्ट 4 चैप्टर्स ऑफ बायो के ये लास्ट 4 चैप्टर्स में है जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। यूपीएससी के जो आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है वो भी, और एक जो आईएफएस का एग्जाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसमें भी काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस होती है। और इसमें ज्योग्राफी को मिला करके 15 से 20% पूछे जाते हैं, विद ज्योग्राफी इंक्लूड करे तो। इसको ज्योग्राफी के साथ पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है? पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं जो उसमें पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। मुख्य परीक्षा में, मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मान के चलो 15 या 45 से 40 से 50 नंबर की आती है, ठीक है। हो सकता है 60 नंबर की भी आ जाए। पर्यावरण प्रदूषण पूछा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण में आएगा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, लगभग जितने भी प्रकार के हैं। पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाएगा, पर्यावरण प्रभाव आंकलन कैसे होगा। पर्यावरण प्रभाव आंकलन क्या होता है, ये जब टॉपिक में बताएंगे हम। पर्यावरण प्रभाव आंकलन, मान लो कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट होने का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी असेसमेंट इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। एंड विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर 12 महीने की मैगजीन को फॉलो करे तो मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने अपने हाथ से बना करके नोट्स बता रखे और छोटी छोटी चीजें इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं। अब इसमें देखो क्या है प्रमुख टॉपिक, कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होंगे। पर्यावरण तथा पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना एवं कार्य प्रणाली, कैसे वो संकल्पना हुई और कैसे इनकी कार्य प्रणाली। प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र कौन कौन से हैं? वेटलैंड पारिस्थितिक तंत्र, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र, प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र, ज्वारनदमुख पारिस्थितिक तंत्र। ज्वारनदमुख मीन्स एस्चुरी, ठीक है। जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे, भूमि और उसका निम्नीकरण, जल संसाधन एवं उसका संरक्षण, इंपॉर्टेंट है ये। ऊर्जा संसाधन और उसका संरक्षण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, ओजोन विघटन, अम्ल वर्षा प्री में कई कुछ पूछा गया, शायद 2020 या 21 का 100th क्वेश्चन था अम्ल वर्षा। मैं दिखा देता हूँ एक बार कि कब पूछा गया है अम्ल वर्षा के बारे में। और सबसे लास्ट का क्वेश्चन था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं 2020 को ओपन करता हूँ और 100th क्वेश्चन अम्ल वर्षा के बारे में पूछा गया है। मुझे एग्जैक्टली याद है। नहीं है, ये तो टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया है, 2021 वाला हो सकता है शायद वो। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया है बस आपको ये देखना है। दिस इज नॉट 2021, माइट बी 2022। फॉर श्योर होना चाहिए। Acid rain, excess of which of the above in the environment is या are caused of acid rain। निम्नलिखित में से किसकी एक्सेस एनवायरनमेंट में जब हो जाती है तो एसिड रेन का कारण बनती है। क्या है ये? 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर ऑक्साइड। इनमें से किसकी एक्सेस है? 1, 2 एंड 3 की, 2 एंड 4 की, 4 ओनली, एंड 1, 3 एंड 4। 4 तो है ही है। 4 तो है, यू नो। और बताओ अब 4 तो है ही है, इट मीन्स 1, 2, 3 निकल गए। 1, 2, 3 निकलने का मतलब ऑप्शन ए निकल गया आपका, क्योंकि इसमें 4 है ही नहीं। यस, तो इसमें है वो प्रोबेबिलिटी है बी, सी एंड डी की। ओजोन है ही नहीं, ओजोन तो एक हो गया। तो ओजोन नहीं है तो 3 को रिमूव कर दो, 3 रिमूव हो गया, यस, ठीक है। 3 जिसमें रिमूव कर दो, ये ए रिमूव हो गया, डी रिमूव हो गया, बी है। यस, तो आंसर इसका बी, सही, श्योर 100%, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये फॉर्मेट है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास, इंपोर्टेंट, संधारणीय विकास, संधारणीय कृषि, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरण नैतिकता। अध्ययन के स्रोत हमें कैसे पढ़ना कैसे है, क्लास नोट्स हैं जो ये पीडीएफ अपलोड हो रहा है, जो आपके पास अवेलेबल है। ये प्रिंटेड नोट्स हो गए। प्रिंटेड नोट्स कौन से? जो करंट अफेयर्स के मटेरियल हो गए, प्रिंटेड नोट्स वो होते हैं।
और प्रिंटेड नोट्स का मतलब जो क्लास के नोट्स उसी में से बना करके नोट्स हैं। नो नीड टू आपको केवल क्लास नोट्स पे फोकस करना, फोकस क्लास नोट्स पे हो, ठीक है। इसको मोर एंड मोर रिवाइज करना है, प्लस में करंट अफेयर से अपडेट करनी है, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। और कैसे कैसे पढ़ना, निर्धारित स्रोत होंगे, डेफिनेट स्रोत होंगे हमारे कि मुझे तो बस ये पढ़ना है, स्रोत के मामले में भटकना नहीं है कि मैं ये पढ़ूं, मैं वो पढ़ूं, इस बुक का अच्छा कवर है ये भी खरीद ली, शंकर आईएएस में अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो खरीद ली, पीएमएफ आईएएस की बुक है वो खरीद ली या वो खरीद ली, ठीक है। कवर को देख करके उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होना है, बस एक डेफिनेट चीज को करना है। बस ये सोच लेना कि दूसरे शुरू से स्टार्ट करने से पहले किसी दूसरे सोर्स को जो मैं पढ़ रही हूँ उसके बारे में अगर थोड़ा सा भी आप रिटेन कर लोगे दिमाग में, वो काफी, और दिमाग में पढ़ा हुआ जाएगा, याद किया हुआ, ये नोट्स वगैरह नहीं जाएंगे। फोकस करना लर्निंग के ऊपर, बार बार रिवीजन करना है। प्रारंभ परीक्षा के प्रश्नों को हल करें, ठीक है, पीवाईक्यू जैसे मैंने बता रखे हैं, अभी दिखाया एक, और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। लिखने की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, लिखना है पेन पेपर पे। और मैं उनको वो भी सलाह दूंगा जो कोई भी, चाहे कोई भी सुन रहा हो वीडियो में, जो डिजिटली नोट्स बनाते हैं ना बच्चे, कुछ बच्चे क्या होते हैं टैब ले लेते हैं, उसके ऊपर नोट्स बनाने लग जाते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। एग्जाम में इसी प्रकार की सीट आएगी जो आपके पास स्क्रीन पे है, और इसी के बीच में लिखना होगा आपको, ठीक है। तो रेदर देन मेकिंग नोट्स ऑन टैब एंड पीसी, ठीक है, यूज पेन एंड पेपर, बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या, पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा फर्स्ट चैप्टर, ये सीक्वेंस रहेगा हमारा चलने का, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, ये स्टार्ट होगा। इसमें क्या क्या पढ़ना हमें, ओवरऑल लेसन प्लान में बता देता हूँ। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का विकास, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी के घटक, पारिस्थितिकी के स्तर हो गए, पारिस्थितिकी कार्य प्रणाली, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या हो गया, ये पिरामिड वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और पीसीएस में पूछा गया है। पारिस्थितिकी उत्पादकता कितनी है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कितना है, और जैव भू रसायन चक्कर क्या है, अन्य पारिस्थितिकी सेवाएं क्या है, ये चीजें हमें इसके बारे में पढ़नी है। पर्यावरण क्या है ये देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या, सामान्य अर्थों में और विशिष्ट अर्थों में 2 प्रकार से इसकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। पर्यावरण सामान्य अर्थों में क्या है, किसी भी जीव या प्राणी के चारों तरफ अवस्थित अक्षेत्र, चारों तरफ, परी जो उपसर्ग है इसका मीनिंग ही चारों तरफ होता है, और आवरण का मतलब ढका हुआ, जो चारों तरफ से ढके हुए हैं, ठीक है। किसी भी जीव या प्राणी के चारों तरफ का अवस्थित क्षेत्र जिसमें वह वृद्धि और विकास करता है, वह उस जीव या प्राणी का पर्यावरण है, ठीक है। मतलब एक जगह पे प्राणी रह रहा है, कोई भी जीव रह रहा है और आसपास के साथ इंटरेक्शन कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ, जो इंटरेक्शन उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, वो क्या हो गया, पर्यावरण। ये सामान्य अर्थों में था। विशिष्ट अर्थों में क्या, पर्यावरण शब्द जो है फ्रेंच भाषा के एनवायरनोर, ठीक है, एनवायरोनर शब्द से व्युत्पन्न है। एनवायरनर अगर इंग्लिश में हम बात करें तो, जिसका शाब्दिक अर्थ चारों तरफ से घिरा होना, जिसको शाब्दिक अर्थ है घिरा होना का मतलब आवृत होना। इस संदर्भ में 3 प्रश्न उत्पन्न होते हैं। विशेष शब्दों में क्या हो गया कि जो फ्रेंच भाषा का एनवायरनल शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है चारों तरफ से क्या है घिरा हुआ, कौन घिरा हुआ, कोई भी जीव। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि क्या आवृत है, कोई भी जीव, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया किसके द्वारा आवृत है, भौतिक घटकों से, और कहां आवृत है, पृथ्वी पर। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पर्यावरण पृथ्वी तंत्र का वह क्षेत्र है जहां कोई जीव वृद्धि और विकास करता है तथा जैविक एवं अजैविक घटकों से घिरा होता है। वृद्धि और विकास, जैविक एंड अजैविक घटक, ठीक है। जैविक और अजैविक घटक आगे बताए गए कौन से। एक पर्यावरण का निर्माण जैविक एवं अजैविक घटक तथा मानव निर्मित घटकों से होता है। जैविक तथा अजैविक घटक तथा मानव निर्मित घटकों से होता है, क्योंकि हम या कोई भी जीव चारों तरफ से प्राकृतिक घटक या मानव निर्मित घटकों से आवृत होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक घटक या मानव निर्मित घटक, प्राकृतिक जैसे कोई नदी है, हमारे चारों तरफ में किसी न किसी दिशा में तो नदी होगी, प्राकृतिक है। कोई झील है तो मानव निर्मित है, ठीक है। यह क्या हो गया, प्राकृतिक घटक हो गए,
और मानव निर्मित घटक हो गए। ठीक है, इस प्रकार पर्यावरण को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण। पर्यावरण हो गया, पर्यावरण होता क्या है? किसी भी जीव के चारों तरफ का वो क्षेत्र जो उसको घेरे हुए है और उसके साथ वृद्धि और विकास करने में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो क्या हो गया? वो पर्यावरण हो गया। और चारों तरफ जो चीजें हैं वो ये थोड़े ना कि वो सारी नेचुरल चीजें हो, मानव निर्मित चीजें भी तो, बिल्डिंग्स वगैरह मकान वगैरह मानव निर्मित हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित हो गया पर्यावरण और दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। दो चीजों से तो मिलकर के ढका हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है और उसके प्रकार कौन से हैं? ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम है, मानवीय हस्तक्षेप तो है लेकिन न्यूनतम है, कम से कम है, या एक सीमा के अंदर है, हम उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए? ये प्राकृतिक पर्यावरण हो गया, पॉइंट 1 हो गया इसका। पॉइंट 2 क्या है? एक प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर होता है। इसलिए एक प्राकृतिक पर्यावरण को दो प्रकारों में रखा जा सकता है, जैविक पर्यावरण तथा अजैविक पर्यावरण। प्राकृतिक की है ये, मानव निर्मित की नहीं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण दो घटकों से मिलकर के बना होता है, जिनको जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण बोलते हैं। अब देखो जैविक पर्यावरण क्या होता है? जैविक पर्यावरण नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इसका निर्माण वनस्पति और जंतुओं से मिलकर के होता है। और एक जैविक पर्यावरण को निम्न प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैविक के ही पार्ट कर दिए। ठीक है, हम कैसे चले आ रहे हैं? पर्यावरण, पर्यावरण को भी दो अर्थों में बता दिया, सामान्य अर्थ में और विशिष्ट अर्थ में। जो विशिष्ट अर्थों में हमने बताया कि पर्यावरण शब्द ये है, ऐसे ऐसे मिलकर के जीव का विकास हो गया। फिर हमने बता दिया कि जीव के चारों तरफ का कोई भी आवरण जो हो, जो उसको चारों तरफ से घेरे हो, प्राकृतिक और मानव निर्मित में बांट दिया। प्राकृतिक को फिर दो भागों में बांट दिया, जैविक एंड अजैविक। अब जैविक में आ गए कि जैविक होता क्या है? वनस्पति और जीव, ये जैविक हो गए। अब जैविक के भी पार्ट हो गए। ठीक है, जैविक के कैसे पार्ट हो गए? वनस्पति पर्यावरण हो गए और जंतु पर्यावरण। और वनस्पति तो सतल पे भी हो सकती है और जल में भी हो सकती है, तो अब इसके भी दो पार्ट हो गए। और जलीय वनस्पति में स्थल पर जो जल अवस्थित है, लेक्स वगैरह। ठीक है, और समुद्र में जो वनस्पति, इसके भी दो पार्ट कर दिए। समझ में आ गया कि दो पार्ट कैसे हो रहे हैं? जंतु पर्यावरण को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्थल अवस्थित जंतु पर्यावरण, भूमि पर अवस्थित। जलीय जीव जंतु पर्यावरण, जल में अवस्थित जो जंतु हैं उनका पर्यावरण अलग अलग। और जलीय जंतु को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जल तो स्थल पर भी अवस्थित हो सकता है और महासागर में भी जल है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्थल अवस्थित पर्यावरण और जंतु पर्यावरण, महासागरीय जंतु पर्यावरण। समझ गए? अजैविक पर्यावरण, ये तो जैविक था जो हमने बांट दिया। जैविक पर्यावरण को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। वनस्पति पर्यावरण को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन सी वनस्पति? स्थल अवस्थित वनस्पति, जल अवस्थित वनस्पति। जलीय को फिर दो पार्ट में बांट दिया, स्थल जल अवस्थित वनस्पति और समुद्र में अवस्थित या समुद्री जल अवस्थित वनस्पति। उसके बाद जंतु पर्यावरण आ गया। जंतु पर्यावरण को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्थल अवस्थित पर्यावरण और जल अवस्थित जंतु पर्यावरण। जल अवस्थित पर्यावरण को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि स्थल जल अवस्थित पर्यावरण जंतु पर्यावरण और समुद्र जल अवस्थित जंतु पर्यावरण। समझ गए यहां तक? लिए अब अजैविक पर्यावरण को, स्थल मंडलीय पर्यावरण हो गया, जल मंडलीय पर्यावरण हो गया, वायुमंडलीय पर्यावरण हो गया। भूमि पर पर्यावरण, जल का पर्यावरण, वायुमंडल का पर्यावरण। ठीक है, अब देखो स्थल मंडलीय हो गया, वायुमंडलीय हो गया, जल मंडलीय हो गया। ठीक है, वायुमंडल जो हमारे ऊपर, स्थल मंडल जिस पर हम हैं, जल मंडल, और इनको तीनों को मिलाकर के बीच का एक एरिया बन गया, जिसमें स्थल मंडल भी है, इसमें वायुमंडल भी है, इसमें जल मंडल भी है। इसको हम जैव मंडल या जीव मंडल कहते हैं। इस एरिया को, मतलब जैव मंडल या जीव मंडल, तीन चीजों से मिलकर के बना, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। इनको मिलाकर के बना हुआ है। इनको मिलाकर के बना हुआ, तो जीव मंडल क्या होगा? वह क्षेत्र जहां जीवन का विकास हुआ है और जीवन विकास के लिए संभावनाएं हैं। मतलब जीवन विकास के लिए संभावनाएं अकेले स्थल मंडल पर नहीं हो सकती, उसमें जल मंडल का भी रोल होगा और उसमें वायुमंडल का भी रोल होगा। मनुष्य को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता के साथ साथ मनुष्य को वायु की भी आवश्यकता है। तो ये वो एरिया होगा जहां पर जीवन का विकास हुआ है या जीवन संभव है।
इज इट क्लियर? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का विकास, ठीक है। कौन सा विकास है? देखो, पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा क्रियाशील क्षेत्र है, क्रियाशील क्षेत्र मतलब क्रिया हो रही है, क्रिया खत्म नहीं है, क्रिया कंटिन्यू, जहां एक तरफ जीव और उसके चारों तरफ का भौतिक पर्यावरण वातावरण, जहां एक तरफ तो जीव और दूसरे तरफ उसके चारों तरफ का भौतिक वातावरण एवं दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिकता और अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिकता और अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य क्रिया क्या है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। मतलब चारों तरफ का कोई भी वातावरण हो, जिस वातावरण के साथ मिलकर के एक जीव पारस्परिक क्रिया करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, ठीक है। पहले इथोलॉजी आया, इसे जैव वाशिकी भी कहते हैं, जिसका अर्थ विभिन्न जीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन है। क्या बोलते हैं इसे? जैव वाशिकी, ठीक है, जिसका अर्थ विभिन्न जीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन। इथोलॉजी क्या होता है? विभिन्न जीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन है। आइकोलॉजी, इस शब्द के जनक अर्नेस्ट हैक्ले माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अर्नेस्ट हैक्ले। यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, आइकोस एंड लोगोस। यू नो वेरी वेल व्हाट इज लोगोस, लॉजी, ठीक है। आइकोस से मिलकर, यहां आइकोस का अर्थ आवास है और लोगोस का अर्थ अध्ययन है। इस प्रकार पारिस्थितिकी पृथ्वी तंत्र पर जीवों के आवास का अध्ययन है। पारिस्थितिकी क्या हो गया? पृथ्वी तंत्र पर जीवों के आवास का अध्ययन है, और उस आवास को कौन इफेक्ट कर रहा है, कौन सा जीव किस स्पेसिफिक आवास में रह रहा है, उसी में क्यों रह रहा है, दूसरे में क्यों नहीं रह रहा। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि मछली है, मछली पानी में ही क्यों रहती है, बाहर क्यों नहीं रहती है, उसकी कंडीशंस ऐसी हैं कि वो उस आवास में रहने के एडेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पारिस्थितिकी, इस शब्द के जनक रीटर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रीटर। और इससे पहले क्या था? आइकोलॉजी। आइकोलॉजी का क्या? अर्नेस्ट हैक्ले, ठीक है। अर्नेस्ट हैक्ले आइकोलॉजी शब्द के जनक माने जाते हैं, पारिस्थितिकी के जो जनक माने जाते हैं रीटर माने जाते हैं। इन्होंने शब्द का प्रयोग जीव और उसके भौतिक वातावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन के लिए किया है। इन्होंने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? जीव और उसके भौतिक वातावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन के लिए किया। पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो गया? अब देखो, पारिस्थितिकी तंत्र आ गया। पहले क्या आया? इथोलॉजी, दूसरा आइकोलॉजी, तीसरा पारिस्थितिकी, और चौथा पारिस्थितिकी तंत्र। इस शब्द का प्रयोग 1935 में सर्वप्रथम टंसले के द्वारा किया गया, ठीक है। टंसले के अनुसार, जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के समस्त जैविक और अजैविक घटक परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, दोबारा फिर देखना, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समस्त जैविक और अजैविक घटक परस्पर अंतर संबंधित, एक दूसरे के से रिलेटेड होते हैं, उसे एक व्यवस्था का सर्जन होता है, उसे एक व्यवस्था बन जाती है, सिस्टम बन जाता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह एक क्रियाशील इकाई होती है, यह इकाई होता है, होती लगाना, यह क्रियाशील इकाई होती है जो सूर्य प्रकाश के निवेश और शोषण के माध्यम से ऊर्जा के निर्गत संबंधों से जुड़ा रहता है। सूर्य प्रकाश के निवेश का मतलब होता है कि सूर्य की ऊर्जा उसमें लगाई जाती है, सूर्य की ऊर्जा और शोषण क्रिया करके ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है। निर्गत संबंधों से जुड़ा रहता है और सदैव साम्यावस्था की ओर गतिशील होता है। साम्यावस्था का मतलब बैलेंस्ड, एक ऐसी अवस्था की, ठीक है। साम्यावस्था क्या है? इक्विलिब्रियम, समझ गए? इक्विलिब्रियम की ओर आकर्षित होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब, अगर हम ध्यान से देखें ना, मैंने जैसे ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़ाए थे, इरोजनल लैंड फॉर्म्स होगी, इरोजन के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, वेदरिंग के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। पहाड़ी है, वो इरोजन होकर के उसका लेवल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। सारी चीजें इक्विलिब्रियम की ओर दौड़ रही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मनुष्य की आबादी है, आबादी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? मर भी तो रहे हैं, इक्विलिब्रियम, इतने मरे हैं, इतने पैदा हो, इक्विलिब्रियम, समझ गई? और ये सदैव साम्यावस्था की ओर गतिशील रहता है, ठीक है। पारिस्थितिकी के घटक कौन कौन से हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक हम पढ़ चुके हैं। जैविक घटक कौन से हैं ये बता चुका हूं मैं, ठीक है। शायद इसकी
वो बताई होगी मैंने। ये अजैविक पर्यावरण, कोई नहीं, जैविक घटक आगे दी गई होगी इसकी। ये रही। हम अजैविक घटक देखते हैं, कौन कौन से अजैविक घटक हैं जिनमें कोई जान नहीं होती। जलवायु संबंधी घटक हो गए, मृदा संबंधी घटक हो गए। जलवायु संबंधी घटक कौन से हो गए? तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, पवन, वर्षा, विभिन्न गैसें। मृदा, मिट्टी, मृदा संबंधी पीएच मान मिट्टी का, क्योंकि वो भी तो डिसाइड करता है कि किस टाइप के जीव इसके अंदर रहेंगे। खनिज, भूमिगत जल एवं सतही जल, ये इसके घटक हो गए। जैविक घटक में क्या? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये इसके जैविक घटक हो गए। ठीक है। उत्पादक कैसे? जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करने की क्षमता होती है, वो उत्पादक होते हैं। जैसे हरे पौधे, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन कौन से होते हैं? समुद्री पौधे। शैवाल, शैवाल कलक, फंगस, एल्गी वगैरह। रसायन पोषित बैक्टीरिया, ये हो गए उत्पादक। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो अपना भोजन निर्माण करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक हो गए वो। उत्पादक को भी बाद में कई पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। उपभोक्ता कौन से हैं? उपभोक्ता वो जो उत्पादक के डिपेंड रहते हैं, उत्पादक के ऊपर, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। यह उत्पादक या अन्य श्रेणी के उपभोक्ता पर आहार के लिए निर्भर रहते हैं। इनकी निम्न श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो सबसे पहले उत्पादन को खाते हैं। ठीक है। जैसे जो आहार के लिए उत्पादक पर निर्भर हैं, आहार के लिए उत्पादक पर, समझ गए? और उत्पादक क्या है? उत्पादक वो जो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से स्वयं अपना भोजन निर्माण करने के कैपेबल होते हैं, जैसे हरे पौधे। और हरे पौधे को जो भी खाएगा वो शाकाहारी है, और वो प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्यों? क्योंकि सबसे पहले पौधे को वो खा रहा है। ठीक है, तो वो शाकाहारी हो गए। द्वितीयक उपभोक्ता इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अपने भोजन के लिए ये भी भोजन नहीं बना सकते, ये फूड चेन आ जाएगी धीरे धीरे। ये उत्पादक एवं प्राथमिक उपभोक्ता दोनों से आहार ले सकते हैं, मतलब शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। जैसे कबूतर, कबूतर अनाज भी खाता है, कीड़े मकोड़े भी खाता है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। और कबूतर का कौन खाएगा? बिल्ली। तृतीयक उपभोक्ता मतलब यह प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं से आहार लेता, मांसाहारी होते हैं ये, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं पर। ठीक है। खरगोश क्या खाता है? घास, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। खरगोश को बिल्ली, बिल्ली किसके ऊपर डिपेंड होगी? प्राथमिक उपभोक्ता पर। ठीक है। और द्वितीयक उपभोक्ता पर भी, क्योंकि बिल्ली कबूतर भी खा जाएगी। ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता कौन से हो गए? मांसाहारी। सर्वाहारी कौन से हो गए? सर्वाहारी वो जो उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से आहार लेता, मांसाहारी, सर्वाहारी हो गए। समझ गए? अब देखो क्या होगा, ये थे उपभोक्ता के अलग अलग प्रकार। अब आ गया अपघटक। अपघटक ये हो गए, दो प्रकार के हो गए, अपघटक हो गए और अप्रधारी हो गए। अपघटक क्या होते हैं? कवक हो गए, जीवाणु हो गए, ये पदार्थों के चक्रण में होते हैं, चक्रण में भाग लेते हैं। चक्रण का मतलब निर्माण कर दिया फिर खत्म कर दिया, निर्माण कर दिया खत्म कर दिया। अप्रधारी, अप्रधारी क्या होते हैं? जो गली सड़ी चीजों को खाते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। वैसे जैसे केंचुआ, मक्खी, दीमक, कॉकरोच, ये मरे सड़े गले जैविक पदार्थों को खाते हैं, ये अपराधारी हो गए। ठीक है। ये क्या हो गए? जैविक घटक हो गए। जैविक घटक में उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए, उपभोक्ता के चार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सर्वाहारी हो गए। और अपघटक वो हो गए। अपघटक क्या हो गए? बैलेंस बनाने का जो काम करते हैं। ठीक है, पदार्थों के चक्र में भाग लेते हैं, अपघटक हो गए। अप्रधारी पता ही है। ठीक है, जो गले सड़े पदार्थों को खाते हैं। पारिस्थितिक के स्तर, इसके स्तर कितने होंगे? संगठन के आधार पर स्तर होंगे। समुदाय पारिस्थितिकी और स्व पारिस्थितिकी। पहले स्व पारिस्थितिकी को देखते हैं क्या है। ये एक अकेले जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है स्व पारिस्थितिकी तंत्र में, अकेले जीव का और उसके पर्यावरण का। इसके तहत उस जीव का विकास और विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, उसके आवास क्षेत्र, उसके प्रजनन और अन्य कारकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है।
एक अकेले जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसके तहत उस जीव का विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, उसके आवासक क्षेत्र, उसके प्रजनन और अन्य कार्यों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ये होगा स्व पारिस्थितिकी तंत्र। अब आगे समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र। समुदाय में तो समुदाय का अध्ययन होगा, ठीक है। समष्टीय स्तर का मतलब सामुदायिक स्तर पर। इसके तहत एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य, बिल्ली की प्रजाति के मध्य, बिल्ली की प्रजाति में कितने आ गए, ये जो लेपर्ड्स हो गए, तेंदुआ हो गए, ठीक है, और टाइगर्स वगैरह, ये सारे बिल्ली की प्रजाति के हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्ली का आकार कुछ और वो उनका कुछ है, ठीक है। जैविक समुदाय इसके अंदर एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले समस्त, जैविक समुदाय में क्या हो गया, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले समस्त प्रजाति, सारी प्रजाति आ गई अब इसमें, ठीक है। मान लो एक एरिया है, जिस एरिया में हम रहते हैं, समस्त प्रजाति, मानव प्रजाति, पशु प्रजाति, फिर उनके डिवाइड कर दो, कीट पतंग की प्रजाति होगी, ये होगी, कितनी प्रजाति होगी, ये सारी समस्त प्रजाति जितनी भी होगी उनके मध्य अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। कुत्ते अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, कुछ तो मानव डाल देता है, कुछ मांसाहारी होते हैं, ठीक है। तो इसका अंतः संबंध क्या है? कुत्ता अपना भोजन तो नहीं बना सकता ना, फिर भी जीवित रहते हैं, भगवान सब करो खा, हंसने की बात नहीं है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र, इसके तहत एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जैविक समुदाय, उनके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पदार्थों का पुनर्चक्रण भी शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का पुनर्चक्रण भी शामिल है। भूपरिदृश्य, ये क्या होता है? भूपरिदृश्य या परितंत्र, भूपरितंत्र भी बोल सकते हैं। एक ऐसी कार्यशील इकाई है जिसमें कई पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं, समझ गए? एक कार्यशील इकाई जिसमें कई पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। बायोम, जियोम, ये इंपॉर्टेंट है कि बायोम क्या होता है। बायोम एक ऐसा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है, बायोम एक ऐसा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें एक समान जलवायु दशा में पादप और जंतु का अध्ययन किया जाता है। बायोम भूपरितंत्र से बड़ा क्षेत्र होता है। बायोम के कुछ उदाहरण है। विषुवतीय बायोम एक भूपरितंत्र से बड़ा क्षेत्र होता है, जैसे कि विषुवतीय बायोम, विषुवत क्षेत्र में जितना भी वो बायोम हो गए। सवाना बायोम, सवाना क्षेत्र, कितना बड़ा क्षेत्र हो सकता है, ये बायोम हो गया कि सवाना क्षेत्र में ये मिलता है। मानसून बायोम, मानसून क्षेत्र में जहाँ मानसून आती है उस प्रकार की जो जलवायु होती है उसको बायोम। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल यह वह भाग है जहां जीवन का विकास संभव हो पाया है। ये मैंने बताया था ना, अत्यधिक एकीकृत और क्रियाशील इकाई है जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के क्षेत्र शामिल है, ठीक है। कैसे? देखो, जीव हो गया, जीव का फिर समुदाय हो गया, समुदाय का जैविक समुदाय हो गया, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होगा। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदाय, समुदाय, जीव, ये शामिल है। और पारिस्थितिकी तंत्र से बड़ा भूपरिदृश्य, भूपरितंत्र, उससे बड़ा फिर बायोम हो गया, बायोम से बड़ा जैवमंडल हो गया, जैवमंडल से बड़ा सौरमंडल हो गया, सौरमंडल से बड़ा फिर आकाशगंगा, आकाशगंगा से फिर ब्रह्मांड हो गया। समझ गए? तो क्लास 2 विल बी डिस्कस टुमारो। और करवाऊं? चलो ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र कैसे कार्यप्रणाली, मतलब मैकेनिज्म क्या है उसका? खाद्य श्रृंखला, उसमें खाद्य जाल है, पोषण स्तर है, ऊर्जा प्रवाह। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मान करके चलना है इसको, क्लास 2 को, ये जो लिख रखा ना मैंने ये, ठीक है। इसमें देखो खाद्य श्रृंखला क्या है। एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों से मिलकर होता है। उसमें उत्पादक भी होते हैं, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक, ठीक है। उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी, करवा रखे हैं ना ये। और अपघटकों से मिलकर होता है, ठीक है। जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक पदार्थ का स्थानांतरण उत्पादक से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर क्रमिक रूप से परंतु सीधे मार्ग में होता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दोबारा फिर पढ़ो उसको। एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण तब होता है जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक पदार्थ
का स्थानांतरण उत्पादक से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर क्रमिक रूप से परंतु सीधे मार्ग में से खाद्य श्रृंखला कहते हैं। रासायनिक पदार्थ का मतलब ये है कि घास खा लिया खरगोश ने या हिरण ने, उसको ऊर्जा मिली शरीर में। हिरण को किसने खा लिया? शेर ने खा लिया। शेर एक्सपायर हो गया, बाज ने खा लिया, ठीक है। खरगोश ने घास खा ली, खरगोश को बिल्ली खा गई, बिल्ली को फिर कोई और खा गया, धीरे 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 धीरे, ठीक है। मतलब जो ऊर्जा उसको मिली कुछ श्वसन में खर्च हो गई, फिर उसको मिली, फिर उसको मिली, फिर उसको मिली। दिस इज कॉल्ड खाद्य श्रृंखला। श्रृंखला में जो ऊर्जा प्रवाह है, रासायनिक पदार्थों का जो प्रवाह है, वो सीधे मार्ग में चलता है। ऐसे ही चलेगा, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। इसको तो ये भी खा सकता है, इसको फिर ये खा गया, फिर इसको ये खा गया, नहीं, सीधे। समझ गए? एक खाद्य श्रृंखला को पूर्ण करने में कई समुदायों के जीव भाग लेते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती हैं। चराई खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला कैसे? इसकी शुरुआत उत्पादक से होती है। उत्पादक क्या है? हरे पौधे, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। जैसे घास का मैदान हो गया, घास, हरी घास होगी, घास का मैदान हो गया, घास के मैदान में हरी घास है। हरी घास के बाद शाक बक्सी कीट, उनको खाने वाले कीट पतंग हो गई, ठीक है। ग्रास ऊपर हो गया, उसको फिर मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज या मोर। ये होगी चराई खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला तो चराई से शुरू होती है। जलीय पारिस्थितिकी भी हो सकती है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गए, उसको क्रस्टेशियंस, छोटी मछली खा गई, फिर हेरिंग खा गई, ठीक है। हेरिंग थोड़ी बड़ी मछली होती है जो छोटी मछलियों को खाती है, ये होगी। और वन पारिस्थितिकी तंत्र होगी, हरे पौधे, हिरण खा गया, बाघ शेर खा गया। एक प्रकार की तो चराई खाद्य श्रृंखला ये होगी जो हरे पौधों से स्टार्ट होती है। दूसरी खाद्य श्रृंखला क्या होगी? अपरद खाद्य श्रृंखला, जो अपरद को खाती है। इस खाद्य श्रृंखला की शुरुआत जैविक मृत पदार्थों से होती है। जैसे जैविक मृत पदार्थ को केंचुआ खा गया, केंचुओं को चूजा, चूजे को बाज खा गया। मतलब शुरुआत के आधार पर हम खाद्य श्रृंखला को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चराई खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला, ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन? अब खाद्य जाल देखो, खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल, जैसा कि जाल शब्द से ही पता चला है कि एक सीधी रेखा में तो जाएगा नहीं, घूमता रहेगा। जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक पदार्थ का स्थानांतरण, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक पदार्थ का स्थानांतरण उत्पादक से विभिन्न श्रेणी के उत्पादकताओं की ओर क्रमिक रूप से परंतु कई मार्गों से होकर के जाता है, अलग अलग चैनलों के माध्यम से हो तो उसे खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। मैक ऑर्थर के अनुसार खाद्य जाल जितना विशाल होगा उस पारिस्थितिकी तंत्र की विशालता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि तंत्र में ऊर्जा का निवेश बढ़ जाता है, ठीक है। इस दृष्टिकोण से महासागरीय पर्यावरण तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, जबकि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे असंतुलित होता है। क्योंकि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे असंतुलित क्यों होता है बताना? मरुस्थल में जीव कितने हैं? जीव तो नहीं है ना, बहुत ही कम है। दिन में तो बेचारे निकलेंगे ही नहीं, वो उसके नीचे चले जाएंगे, पानी की कमी है। मतलब वहां पर उन चीजों की कमी है जो चीजें लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं, ज्यादा इजी बनाती हैं, ठीक है। समुद्र में, मरुस्थल में ओसिस मिलेंगे, वो स्थान जहां पर थोड़ा बहुत पानी हो, अपने आप ही जमीन के ऊपर आ गया, हरा भरा सा क्षेत्र हो, ठीक है। मतलब वहां पर जो जीव प्रजाति हैं बहुत कम है, इसीलिए जो मरुस्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बहुत ज्यादा असंतुलित है, ठीक है। और समुद्र में जैव विविधता बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्थिर है। देखो ये खाद्य जाल का एक उदाहरण है। हरे घास है, देखो ये घास मैंने बना रखी है, बड़ी अच्छी घास मैंने बना रखी है, हंसना नहीं है इसमें, ठीक है। मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ जो चीज उसको एज इट इज यथार्थवादी लगा सकते हो। हरे घास पौधे हैं, ठीक है, ये हमारा खेत है, ठीक है। हमारे खेत में एक चूहा था, चूहे ने इसको खाया, सारे गन्ने खा गया, मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने सांप छोड़ दिया, उसको खा गया, फिर बाज और मोर पता नहीं कहां से आ गए, वो सांप को खा गए, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो घास तो हिरन भी खा सकता है, और हिरन अगर भेड़िए को मिल गया तो भेड़िया खा जाएगा,
और हिरण अगर बाघ शेर को मिल गया तो वो भी खा जाएगा। तो ऊर्जा का प्रवाह हिरण से बाघ शेर की तरफ भी हो सकता है और वो भेड़िए की तरफ भी हो सकता है। ठीक है। और हिरण नहीं और चूहा नहीं, खरगोश भी तो खा सकता है हरी घास को। खरगोश खा गया तो खरगोश को जंगली बिल्ली भी खा सकती है और खरगोश को भेड़िया भी खा सकता है। और जंगली बिल्ली को कौन खाएगा, बाघ या शेर? मतलब ऊर्जा का प्रवाह जाएगा बाघ शेर तक ही। ठीक है, बाघ शेर तक ही जाएगा। हो सकता है अलग अलग चैनल के माध्यम से शायद सीधा हिरण मिल जाए, सीधा फिर हिरण ना मिले भेड़िया मिल जाए, खरगोश मिल जाए, जंगली बिल्ली मिल जाए। ठीक है, तो ये खाद्य जाल है जिस जाल में ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग चैनलों के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, बाघ शेर को कौन खाएगा? शेर को कौन खाएगा? सवा शेर। ठीक, 3 और 4 पोषण स्तर और ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, पोषण का स्तर क्या है, ऊर्जा प्रवाह क्या है। ठीक है, देखो कैसे। ये एक फोटो बना रखा है, मृदा है, मृदा में अपघटक भी होते हैं। पहले तो हम मृदा पर बाद में आएंगे, पहले मृदा से देखते हैं क्या है। मृदा है, मृदा के ऊपर ये जो है ये वातावरण होगा। वातावरण में CO2 है। CO2 उत्पादक यूज करते हैं, CO2 को। उत्पादक का हो गया घास, हरे पौधे, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह। ये सूर्य है। ठीक है, ये हंसना नहीं है, कैसा सूर्य है। इसने अपनी ऊर्जा को निवेश किया इसमें। प्राथमिक उपभोक्ता किसको खाएंगे? उत्पादक। उत्पादक को खाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। ये पोषण स्तर 1 हो गया। ठीक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता पोषण स्तर 2 हो गया। ठीक है, और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता को, ठीक है, क्योंकि द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर और डायरेक्ट उत्पादक पर निर्भर होते हैं, पोषण स्तर 2 हो गया। तृतीयक उपभोक्ता पोषण स्तर 4 हो गया। ठीक है, शोषण से मुक्त जो ऊर्जा है ना, शोषण से मुक्त होती है इनमें से। पोषण स्तर जो है 1, वो श्वास लेगा, ऊर्जा मुक्त होती रहेगी, ऊर्जा मुक्त होती रहेगी, ऊर्जा मुक्त होती रहेगी। ये जो पोषण स्तर है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ऊर्जा को छोड़ देंगे और ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये जब मतलब मर जाएंगे, इनका जीवन काल समाप्त हो चुका होगा, ये जमीन पर आ जाएंगे वापस मृदा पे। मृदा पे क्या होगा, अपघटक आ जाएंगे और अपघटक उनको खा जाएंगे, क्योंकि गले सड़े पदार्थों को वो खाते हैं, वापस उसकी फिर कार्बन बना देंगे, CO2 चलती रहेगी। अब इससे समझा, जब किसी खाद्य श्रृंखला में रासायनिक पदार्थ का स्थानांतरण उत्पादक से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर क्रमिक रूप से होता है। उत्पादक से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर क्रमिक रूप से होता है। ऐसा नहीं कि उत्पादक को सीधा शेर खा जाएगा, शेर थोड़े ना घास खाता है। ठीक है, तो वह बिंदु जहां पर रासायनिक पदार्थ का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव की ओर होता है, वही पोषण स्तर का निर्माण होता है। ठीक है, मेरे एक दोस्त थे, वो कह रहे थे कि मैं इस नौकरी का फॉर्म नहीं भरूंगा। मैं बोला कि क्यों नहीं भरोगे? बोले शेर घास नहीं खाता। मुझे हंसी आई। 2 साल के बाद वो एक्सपायर हो गई सेक्टर में, फॉर्म नहीं भरा, बंदे ने मर ही गया, फॉर्म नहीं भरा। समझ गए? क्या समझे? जब जो उपभोक्ताओं की ओर जाता है ना, ये सीधा एक डायरेक्ट में रासायनिक पदार्थ, उसको क्या कहेंगे हम? पोषण स्तर कहेंगे। ठीक है, यहाँ से मृदा से उत्पादक की ओर चला गया तो पोषण स्तर 1 हो गया। इसके ऊपर चला गया, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता जाएगा पोषण स्तर बढ़ते जाएंगे। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों का प्रवाह ऊष्मागतिकीय नियमों पर आधारित है। समझिए, ऊष्मागतिकीय नियम क्या है, आगे लिखा गया होगा। ठीक है, स्थिर द्रव्यमान वाले पारिस्थितिकी तंत्र में न तो ऊर्जा का निर्माण होता है और न ही विनाश होता। स्थिर द्रव्यमान वाले, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, उसकी कुछ मात्रा क्षय हो जाती है, तो तंत्र में वापस नहीं आती। शेर ने क्या खाया? हिरण खाया। हिरण जब वो खा रहा होगा, उससे जो खा करके उसको ऊर्जा मिलेगी, वो ऊर्जा इतनी नहीं है कि हिरण में जितनी ऊर्जा उतनी ऊर्जा शेर को मिल जाएगी, कुछ कम मिलेगी।
क्योंकि श्वसन में खत्म होगी, वो खाने में खत्म होगी, कुछ और खत्म होगी। कहने का मतलब ये है कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जाती है, उसकी कुछ मात्रा खत्म हो जाती, क्षय हो जाती है, जो फिर तंत्र में वापस नहीं आती। पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकीय पिरामिड संकल्पना के जनक चार्ल्स एल्टन है, माने जाते हैं ये, इसलिए इसको एल्टन पिरामिड भी बोलते हैं। पिरामिड को क्या बोलते हैं? एल्टन पिरामिड। एल्टन पिरामिड क्यों? क्योंकि पिरामिड की शुरुआत ही उसने की। यदि कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों की कुल संख्या को देखना है, उनकी कुल संख्या, उनके कुल जीव भार, बायोमास एवं उनके मध्य ऊर्जा प्रवाह का आरेखीय प्रदर्शन किया जाए। ठीक है, यदि हम किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों की कुल संख्या, कुल जीव और उनके कुल जीव भार के मध्य ऊर्जा प्रवाह कैसे हो रही है, उनका आरेखीय प्रदर्शन किया जाए तो उसे वह पिरामिड नुमा रूप धारण करना शुरू कर देता है। पिरामिड नुमा रूप धारण। ठीक है, कैसे? इसलिए इसे पारिस्थितिकीय पिरामिड भी कहते हैं, जो 3 प्रकार का होता है। संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड, इसके द्वारा किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर पर जीवों की कुल संख्या कितनी है उसकी जानकारी मिलती है। संख्या की जानकारी संख्या पिरामिड से मिलेगी। यह संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। जैसे एक घास के मैदान संख्या पिरामिड सीधा होगा, जबकि एक वृक्ष का संख्या पिरामिड उल्टा होगा। घास के मैदान में संख्या पिरामिड सीधा क्यों और वृक्ष का उल्टा क्यों? देखो, यह घास का मैदान है, उत्पादक तो एक ही है, हरी घास, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर उत्पादक हरी घास, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, जीवों की घटती संख्या है। ठीक है, मतलब उत्पादक ज्यादा हैं, घास के पौधे कितनी संख्या में गिन नहीं सकते, उसको खाने वाले उससे कम संख्या में, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स उससे भी कम संख्या में, टर्सरी कंज्यूमर्स उससे भी कम संख्या में, बाघ और शेर बहुत कम है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे घटती संख्या चली जाएगी। जीवों की घटती संख्या देखो। ठीक है, वृक्ष तो एक है और प्राइमरी कंज्यूमर्स वृक्ष पर पक्षी हो गई। ठीक है, फल फ्रूट्स खाने के लिए आ गए, पक्षियों को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये जीवों की घटती संख्या है। यह पिरामिड उल्टा भी हो सकता है संख्या पिरामिड, और ये सीधा भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है हम अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम उल्टा पिरामिड भी बना सकते हैं, हम सुल्टा भी बना सकते हैं, सीधा भी और उल्टा भी। ठीक है, जैव भार बायोमास पिरामिड, यह जैव भार को शो करता है। इसके द्वारा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर पर अवस्थित जीवों के कुल बायोमास, कार्बनिक पदार्थ की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर पर अवस्थित जीवों के कुल बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की जानकारी मिलती है। संख्या पिरामिड के समान यह भी सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। जैसे एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड उल्टा होगा, जबकि वन पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड सीधा होगा। यह वन पारिस्थितिकी तंत्र है, उत्पादक ज्यादा है, उत्पादक का बायोमास ज्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर्स का बायोमास कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से भी कम है, टर्सरी कंज्यूमर कौन से भी कम है। तो ये सीधा पिरामिड हो गया जो घटता चला जाएगा। ठीक है, बायोमास घटता हुआ नीचे की ओर तरफ घटता हुआ जाएगा। जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड उत्पादक। उत्पादक बहुत कम मात्रा में होते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा होते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर से ज्यादा फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड, यदि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है, इसलिए ऊर्जा पिरामिड केवल सीधा होगा, एक दिशा में होता है ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, शेर को चूहा, बिल्ली को चूहा खाएगा, चूहा बिल्ली को थोड़ा ही खाएगा, मतलब बिल्ली चूहे को खाएगी, चूहा थोड़ा ना बिल्ली को खाएगा। मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण जो होगा चूहे से बिल्ली की ओर होगा, बिल्ली से चूहे की ओर थोड़े ना होगा। ठीक है, इसलिए जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सीधा होता है। इसके द्वारा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर के जीवों के मध्य ऊर्जा प्रवाह की जानकारी मिलती है।
जो लिंडमैन के 10% के नियम पर आधारित है। ये 10% का नियम क्या पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर के जीव, कोई भी पोषण स्तर का जीव हो, उसको जो प्राप्त कुल ऊर्जा है उसका 90% खर्च कर लेते हैं। केवल 10% ऊर्जा उनके बायोमास में संचित रहती है जो ऊपरी स्तर के जीवों को प्राप्त होती है। मतलब खरगोश है या हिरन है, 10% जो होती है ना, 10% ही ऊपर वाले जीव के पास जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था हिरन का। हिरन ने घास को खाया तो हिरन प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ठीक है, क्योंकि घास को खाने वाला सबसे पहले वो है। अगर घास किसी जीव ने खाई होती, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, कोई भी ग्रास ऊपर हो गया, तो प्राथमिक उपभोक्ता वो हो गया। तो प्राथमिक उपभोक्ता तो हिरन भी हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता तो खरगोश भी होगा, प्राथमिक उपभोक्ता वो कीट पतंग भी हो गई। जो ऊर्जा हिरन ने घास से प्राप्त की, हरी घास खा करके, तो वो केवल 10% ही प्राप्त करेगा, 90% उसने खर्च कर दी, ठीक है। वो 90% होगी तो उसके अंदर जो ऊर्जा स्टोर होगी वो केवल 10% होगी, और 10% तो उसको खर्च होगी। और अब उस हिरन को शेर खा गया, शेर को कितनी ऊर्जा मिली? 10%। ये लिंडमान का 10% का नियम है। उस लिंडमान ने क्या कह रखा है, इस 90% कोई भी जीव अपनी ऊर्जा को खर्च कर देता है, उसके पास 10% ही संचित होती है जो ऊपरी उपभोक्ताओं को मिलती है, ठीक है। जैसे कि ये बता रखा लिंडमान के 10% के नियम अनुसार उत्पादक जो है 1000 कैलोरी है, ठीक है, लेकिन 100 कैलोरी जाएगी ना प्राइमरी कंज्यूमर के पास, तो 10% गई, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास फिर 10% चली गई, और फिर उसका 10% टर्शरी कंज्यूमर के पास चला गया, ठीक है। इसलिए इनको ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है, मिलती कम है इनको, ठीक है। ऊर्जा की घटती मात्रा ये हो गई, ठीक है। तो एनफ फॉर टुडे, रेस्ट विल बी डिस्कस टुमारो।